again. सो बेसिकली अप्लाइड वाले सेक्शन में हमने जितना अभी किया, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि उतना काफी है। अभी फिलहाल जिस जो हमारे एग्जाम का जितना जितना नजदीक है, वो उस हिसाब से अभी के लिए दैट इज मोर देन इनफ। और अब हमारे पास जो अगला सेशन आता है दैट इज ऑफ प्रिंट मेकिंग। सो प्रिंट मेकिंग वाले पोर्शन के लिए मेथड्स एंड मटेरियल वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे मैटर कर रहा है। यहाँ पे हम आर्टिस्ट या किसी प्रिंट मेकिंग के काम का हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसके मेथड्स एंड मटेरियल की। सो एक बात आप जरूर यहाँ पे समझ लें कि मेथड्स एंड मटेरियल कभी भी चेंज नहीं हो सकते, है ना। उसका जो प्रोसेस है, उसका जो टूल्स हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, वो हमेशा वही रहेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है हमारे पास, कि इनके पास जो भी क्वेश्चंस पूछने का एरिया है वो लिमिटेड है। हमारे पेंटिंग्स वाले सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होता, वो कहीं पे भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड है इनके पास, राइट। सो यहाँ पे बहुत ही कम है, और उन्हीं को ही ये लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीटेशन में सिर्फ जो है घुमा फिरा के इसको डालते रहते हैं। तो अगर आप बेसिकली, अगर मैं ये बोलूं कि अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रिंट मेकिंग को लेके, आप उन सबको कलेक्ट करें और उसी को सिर्फ धड़ल्ले से थॉरोली उसको अगर आप रिवाइज करेंगे, काफी हो जाता है उतना वैसे उस सेक्शन के लिए। लेकिन ये जो तरीका है, ये मैंने स्टार्ट में कर रहा था मैं जब इस तरीके को तैयारी अपनी तरीके से। फिर मुझे वहां पे एक चीज और समझ में आई कि अ, ये मेथड्स एंड मटेरियल वाला सेशन जो है, वो हमें तब तक नहीं पता लग सकता एकदम यू नो बहुत अच्छे तरीके से, जब तक हम उसको देख नहीं लेते सामने से, है ना, उसका प्रोसेस को होते हुए देख नहीं लेते। सो जो बेसिकली ये रहा फिर इस टाइम पे, अगर जो कॉलेज में अभी भी हैं और इस एग्जाम के बाद भी रहने वाले हैं, और जो अप्लाइड सॉरी जो प्रिंट मेकिंग से या स्कल्पचर से नहीं है, तो इट्स अ सजेशन कि आप जरूर जाएं वहां पे, उनको काम करते हुए देखें। क्योंकि कॉलेज एक बार निकल गया, फिर आप नेट की तैयारी कर रहे होंगे, आपको कोई दोबारा वो चीजें सामने देखने को नहीं मिलेंगी। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, एंड दैट इज कि आप वीडियोस से करने शुरू कर देंगे। सो मैंने जब करना शुरू किया तो मुझे रैंडमली ऐसे एक ख्याल आया कि क्या पता कोई प्रोसेस इन्होंने वीडियोस में भी डाल रखा हो यूट्यूब में। एक सर्च किया, 10 आ गए, राइट। सो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आया कि मेथड्स एंड मटेरियल का कुछ हद तक, यानी जो टूल्स हैं और वो कैसे काम करता है या फिर उसके कुछ फैक्ट्स क्या हैं, वो आप किताब से पढ़ सकते हो। लेकिन जब तक आप प्रोसेस नहीं देखते, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा चीजें, राइट। सो यूट्यूब में जरूर अगर टाइम निकले तो एटलीस्ट मेन मेन जो मैं आपको तीन चार अभी है हमारे पास, चार पांच ज्यादा नहीं, उनका वीडियो जरूर देखें। पाँच पाँच 10 10 मिनट के भी वीडियोस होंगे, आप अगर 2 घंटे भी बैठेंगे यूट्यूब में ढंग से, आपके सारे वीडियोस क्लियर हो जाएंगे। उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा तो प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे मेरे बताने से और आपके समझने से, उसको इमेजिन करने से वो चीज़ क्लियर नहीं हो सकती। 50% ही शायद आपके जहन में रहेगा, 50% आपको समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी विल ट्राई, हम यहाँ पे देखेंगे। सो बेसिकली ये जो प्रिंट मेकिंग वाला सेक्शन है, आप ये देखेंगे, इनको कुछ अगर बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम बोले तो ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, राइट। दैट इज रिलीफ प्रिंटिंग, इंटेग्लियो एंड प्लेनोग्राफी। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसको इस तरीके से बटा हुआ है। रिलीफ प्रिंटिंग की हम बात करते हैं, ये बहुत बेसिकली प्रिंटिंग से ही अगर हम शुरुआत करते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहली बार प्रिंटिंग कैसे शुरू हुई है। सो ऐसा बोला जाता है कि चाइना में ऑब्वियसली ये सारी चीजें शुरू हुई, और वहां पे ये क्या कर रहे थे, सबसे पहला जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो प्रिंट्स लेने का एक दिमाग में आया, दैट वाज, अगर आप ऐसे प्रिंट की हिस्ट्री देखो तो प्री हिस्ट्री से ही
हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड से ही हमारे पास इम्प्रेशंस के ऐसे सबूत मिलते हैं जहाँ पे आपने सिर्फ हाथ कैसे ऐसे इम्प्रेशन लिया है जैसे दीवारों पे लेते हैं, और कभी उसको ऑफ साइड ऐसे रख के और बाकी सब जगह पे पेंट किया उन्होंने, और हाथ वाला पोर्शन उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है। सो ऐसे भी कुछ करके प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी हमें वो मिलते हैं, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न आता है चाइना से। सो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इन लोगों ने जो वो पेड़ की छाल होती है, जो खाल होती है पेड़ की ना, छाल जिसको बोलते हैं, वो जो ड्राइड वाले जो सूखे हुए होते हैं, तो उनका जैसा टेक्सचर आप देखते हैं कितना ज्यादा खुरदुरा होता है। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो उस खुरदुरे वाले साइड से दे यूज्ड टू डिप, उसको कलर में डिप करते थे, एंड उसके बाद उसको कपड़े पे, सिल्क या ऐसे ऐसे कपड़ों पे वो लगाने की कोशिश करते थे, उस पे लगाते थे। तो वो टेक्सचर, जो पेड़ का टेक्सचर है, वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इम्प्रेशन लाने की कोशिश करी उन्होंने, प्रिंट्स बनाने की कोशिश करी उस चीज से, राइट। एंड उसके बाद धीरे धीरे जाके जो है वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई, है ना। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आप वो क्या करते थे, काइंड ऑफ दे वाज दैट वाज काइंड ऑफ अ स्टेंसिल। आपने कई जगह देखा होगा, अगर कभी जैसे मेले वगैरह में या किसी जगह पे मेहंदी वगैरह जो लगाते हैं, जो रेडीमेड मेहंदी होती हैं, उनके पास वो स्टेंसिल होती है, इतने ब्लॉक्स होते हैं वुड के, वो सिर्फ ऐसे स्टैम्प की तरह वो स्टैम्प पैड पे डुबाते हैं और डिप करके फिर ऐसे हाथ पे लगा देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वुड ब्लॉक का ही काम है वो। सो ये एक स्टार्टिंग सेशन इस तरीके से रहा इनका। एंड इसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद रिलीफ प्रिंटिंग, जैसे जैसे वो ग्रो करता गया, फिर वो प्रिंटिंग का रूप उसने ले लिया। सो रिलीफ प्रिंटिंग में सबसे पहले अगर जैसे हमने लिखा कि मेजरली या फिर इन ब्रॉडर एस्पेक्ट, प्रिंट मेकिंग इज डिवाइडेड इनटू थ्री। आप लिख देंगे, द फर्स्ट इज रिलीफ प्रिंटिंग, सेकंड इंटेग्लियो प्रिंटिंग, एंड द थर्ड प्लेनोग्राफी। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शेयर करूंगा व्हाट्सएप में, विल सी दैट। ठीक है, ये एक चीज, इसको देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज ये एक साइड व्यू है आपके वुडकट का, या कोई भी सरफेस का, ठीक है, कोई भी सरफेस का ये साइड है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर अगर आपको अभी भी ना समझ में आए, तो सो दिस इज बेसिकली, अगर आप जैसे ये आपका प्लेट है सामने से, ये आप यहाँ पे कार्व करते हैं, सो हम इसको भी ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, इस साइड से देख रहे हैं हम उस प्लेट में। अब देखेंगे कि क्या होता है कि ये, जब हम कुछ भी कार्व करते हैं, बेसिकली हमें इतना तो बहुत कॉमन सा पता है कि हम कोई टूल से उसको ऐसे कार्व करते रहते हैं, इनग्रेव करते रहते हैं, और फिर निकलता है सारा प्रिंट, ठीक है। तो जो भी हम ड्राइंग कार्व करते हैं, आई गेस आप सबने फाउंडेशन में जरूर किया होगा। एक फाउंडेशन में एक वीक जरूर आता है जहाँ पे हमें ये कराया जाता है छोटा सा। तो वो जहाँ पे भी कार्व करते हैं, कार्व करने के बाद वो इनग्रेव होके निकल जाता है उस साइड से। तो जब इंक हम लगाते हैं, इंक, ये जो ब्लैक लेयर है, दैट इज अ इंक। जब इंक ऊपर की सतह पे लग रहा है ना, ऊपर की सतह पे लग रहा है, और उसके बाद प्रिंट ऊपर के सरफेस का लिया जा रहा है, दैट इज रिलीफ प्रिंटिंग। जब कार्व करने के बाद, जब इंग्रेव करने के बाद इंक नीचे दब दब जा रहा है, नीचे इंसिस्ट हो रहा है, अंदर जा रहा है, वो इंसाइज्ड हो रहा है, और उसके बाद फिर अंदर से जब वो प्रिंट लिया जाता है, अंदर के कलर प्रिंट ऑब्जॉर्व करता है, जो प्रिंट पेपर होगा, तो दैट इज इंटेग्लियो। और जब आपका अगर इन दोनों को आप देखें, तो बेसिकली क्या हो रहा है,
नेगेटिव और पॉजिटिव एरिया की बात हो रही है रिलीफ और इंटेग्लियो में। तो रिलीफ में पॉजिटिव एरिया ऊपर है, नेगेटिव एरिया नीचे है। यहाँ पे नेगेटिव एरिया नीचे है, सॉरी पॉजिटिव एरिया नीचे है और नेगेटिव ऊपर है। सो बेसिकली ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के। और प्लेनोग्राफी में क्या हो रहा है, प्लेनोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एरिया एक ही सरफेस पे है। विल सी दैट कि वो एक ही सरफेस पे कैसे हो रहा है फिर, अभी हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। सो अभी सिर्फ सबसे मोटा मोटा सिर्फ इतना जानना है कि रिलीफ, इंटेग्लियो और प्लेनोग्राफी में क्या फर्क होता है। रिलीफ प्रिंटिंग में हम अपर सरफेस का प्रिंट लिया जाता है। इंटेग्लियो में इंसिस्ट जो कार्व इंग्रेव किया हुआ होता है, अंदर की साइड से कलर ले उठाया जाता है। और प्लेनोग्राफी में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एरिया दोनों सेम, यानी कि जब आप प्रिंट लेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एरिया एक ही सरफेस में है यहाँ पे। ये इतना सा पहले समझ लेते हैं। अब इंटेग्लियो और प्लेनोग्राफी को हम साइड रखते हैं, अब हम बात करते हैं रिलीफ प्रिंटिंग की। सो रिलीफ प्रिंटिंग में हमारे पास दो तरह के टेक्निक्स मिलते हैं, दो तरह के मीडियम मिलते हैं बेसिकली। द फर्स्ट इज वुड कट एंड द सेकेंड इज लिनो कट। वुड कट इज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस। वुड कट इज द ओल्डेस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस। एंड अब इसके सेक्शन में क्या होता है, वुड का बेसिकली ऑब्वियसली जो उसका जो प्लेट है वो वुड का होता है। और लिनो कट में वो थोड़ा सा एक रबर काइंड ऑफ वो क्या बोलते हैं, सिंथेटिक रबर होता है वो, थोड़ा सा कुछ वैसा ना, जो बहुत बड़े प्यार से कार्व हो जाता है टूल से। अगर आप कटर से या टूल से ऐसे चलाएंगे वो बड़े इजीली कार्व हो जाता है, उसमें हार्डनेस नहीं होता उतना ज्यादा जितना कि वुड कट में होता है। सो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमें जानना क्या है बेसिकली कि कभी आपसे पूछा जाता है कि वुड कट या लिनो कट किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो रिलीफ प्रिंटिंग के अंदर आते हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी रिलीफ प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा गेम है। एक प्लेट है, आप उसको पहले उस पर ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग करने के बाद मान लीजिए आप कैसे भी करना चाहें, चाहे वो आपके ऊपर है कि अ, मान लीजिए आपने एक ट्री बनाया है, ट्री का बैकग्राउंड स्काई है अगर, तो अगर आप चाहें तो ट्री को अपर सरफेस पे ला सकते हैं, स्काई वाला पोर्शन कार्व करके हटा के उसको। या तो फिर आप क्या कर देंगे, ट्री बेसिकली होता यही है, मतलब हाँ, जो है ना, जो नेगेटिव एरिया वो कार्व हो जाता है, पॉजिटिव एरिया ऊपर रहता है। सो ये चीज होती है आपकी, इतना सा होता है। और उसके बाद उसके ऊपर एक इंक लगाया जाता है, इंक लगाने के बाद प्रिंटर में डाल देते हैं और प्रिंट ले लेते हैं, सिंपल। लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्या होता है, प्रिंट को अभी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। सो रिलीफ में टूल्स हमें जरूरी है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है जो अभी मैंने बताया। बस कार्व किया, इंक लगाया, प्रिंट लिया, सिंपल, कुछ नहीं है इससे आगे पीछे। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे टूल्स हमें जानना जरूरी है, टूल्स जानना जरूरी है। एंड टूल्स में दो तरह के टूल्स, एक टूल्स आता है जिसको हम बोलते हैं गॉश, GOU। आप लिख लीजिए रिलीफ प्रिंटिंग टूल्स करके, हेडिंग डाल दीजिए। नंबर वाइज एक दो है, ज्यादा इसमें तो कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये एक होते हैं गॉश टूल्स बोलते हैं इनको, गॉश बोलते हैं सिर्फ। ठीक है। GOUGE। क्या है ये गॉश? ये एक ऐसे टूल्स हैं जो यू और वी शेप में आपको मिलते हैं। मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ, यू विल बी कंफर्म कि गॉश टूल्स होते क्या हैं। हालांकि आप लोगों ने जरूर देखा जरूर होगा, पर फिर भी यू कैन, जिसने नहीं देखा वो एक बार देख ले। ओह, बड़ा इमेज।
ये आप टूल यहाँ पे देखेंगे, इनको बोला जाता है गॉश टूल्स। अब ये सारे यू शेप वाले हैं, ऐसे ही वी शेप में भी आते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा नुकीला होता है, काफी वैसा कोनिकल सा होता है। ये भी अगर मुझे मिल जाए मैं दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, सो ये टूल जो है बेसिकली, ये सारे इस ये जो टूल्स हैं यू और वी शेप में मिलते हैं, है ना? और इनको गॉश टूल्स बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज यूज हो सकता है, दैट इज चिजल। चिजल तो एक कॉमन है, आपको और भी कई जगहों पे मिलेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये गॉश टूल, आपको बोला जाता है, इसके अलावा इंक हो गया, मिक्सिंग नाइफ हो गया, ये सब तो बहुत ऐसे कॉमन्स हैं जो यूज होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, गॉश टूल नीचे दिए गए मीडियम्स में से किस में यूज होता है, किस टेक्निक में यूज होता है। वो ऐसे बहुत सारे दे सकते हैं आपको, वुड कट, मेजोटेंट, ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी। तो आपको पता होना चाहिए कि गॉस टूल जो है वो वुडकट में यूज होता है, लिनो में भी यूज होता है। लिनो में ज्यादा जो है वो वी शेप वाले होते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट तरीके से कार्व करके निकाला जाता है, इसलिए वो काइंड ऑफ बहुत ही एक सॉफ्ट लेदर होता है, एक तरह का रबड़ का। ठीक है, सो वुडकट और लिनो कट का यही इतना सा स्टोरी है, सिर्फ बहुत सिंपल। और वुडकट को बस ये दिमाग में रखना है कि दिस इज द ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, बात करते हैं इंटेग्लियो की। इंटेग्लियो थोड़ा सा बड़ा होगा, देखिएगा। अब इंटेग्लियो में अम, दो तरह के टेक्निक्स होंगे, एसिडिक और नॉन एसिडिक। तो अब यहाँ पे एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ कि इंटेग्लियो में हो क्या रहा है, उसके बाद हम इनको डिटेल में थोड़ा करेंगे। इंटेग्लियो में वो क्या करते हैं, पहले एक प्लेट लेंगे। प्लेट बेसिकली क्या है, वो सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको टर्म दिया गया है प्लेट। तो ये जो प्लेट है वो आपको मेटल का हो सकता, ब्रॉन्ज का हो सकता है, कॉपर का, कॉपर प्लेट हो सकता है ना, एल्यूमिनियम प्लेट हो सकता है, ऐसा नो ये मेटल प्लेट्स ही होते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब मेटल प्लेट में वुड का, वुड प्लेट नहीं होगा इसमें ऑब्वियसली। ठीक है, मेटल प्लेट ही होंगे, चाहे वो एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, कुछ भी हो सकता है। सो वो क्या करते हैं, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा प्लेट लिया, उस प्लेट में, ये एक सबसे बेसिक बता रहा हूँ इंटेग्रियो का, फिर हम इसको थोड़ा और डिटेल में करते हुए चलेंगे। जो जिनको हम बोलते हैं, अभी हम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बताने जा रहा हूँ एसिडिक टेक्निक। एसिडिक टेक्निक जहाँ पे एसिड का इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं एचिंग की, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो एचिंग है। हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट ले रहे हैं, उस प्लेट में आपने एक ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉल ड्रॉ किया, बॉल ड्रॉ किया, और आपने उसको पूरा वो फुटबॉल ड्रॉ किया मान लीजिए ना। तो वो फुटबॉल का वो जो पूरा ब्लॉक बनता है, हेक्सागन बनता है, उसका सारा ऐसे ड्रॉ करते करते आप पूरा उसको ले आए। ठीक है, एंड इज दिस, ठीक है। सो अब अब क्या होता है कि उस हमने एक ड्रॉ किया फुटबॉल का, लाइन ड्राइंग किया हमने बेसिकली। ठीक है, और उस लाइन ड्राइंग को करने से पहले हम एक चीज और क्या करते हैं, हम ना एक ब्लैक कलर का एक लेयर लगाते हैं उसके ऊपर, जिसको बोला जाता है ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। वो ग्राउंड क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, वो एक तारकोल जैसा होता है, जैसे आप देखते हो ना वो क्या बोलते हैं उसको, बिटुमिन और अल्फा एस्फाल्टम भी बोलते हैं उसको। तो वो एक लेयर होती है छोटी, वो बेसिकली क्या करता है, वो एसिड से प्लेट को बचाता है। कहने का मतलब कि अगर मैंने प्लेट में एसिड लगा दिया और मैंने एक अल्फाबेट लिखा, सिर्फ एस, ठीक है, और मैंने उसको नाइट्रिक एसिड में डाल दिया। वो जो एसिड होता है वो होता है कॉमनली, जनरली नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं,
कोई कोई जब एल्यूमिनियम प्लेट यूज करते हैं तो एल्यूमिनियम प्लेट के लिए अलग से कोई अलग से कोई एसिड होता है यूज करने के लिए, बट दैट इज नॉट द इशू। अभी हम सिर्फ जनरली देख रहे हैं। तो हमने उसमें एस लिखा, अम, और उसको एसिड में डाल दिया। अब क्या होता है, अब आपने नोटिस किया कि जहां पे मैंने एक लेयर लगाई है, लेयर लगाने के बाद अगर जब मैंने एस उस पिन से किसी टूल से लिख दिया, हटा दिया, तो क्या हुआ? एक तो वो जहां जहां वो जो पूरा ग्राउंड लगाया हुआ था, उसमें से कुछ सरफेस में तो ग्राउंड हटेगा, जहां पे एस लिखा होगा वो तो हट जाएगा, और मेटल थोड़ा सा इनग्रेव भी हो जाएगा, क्योंकि मैं टूल से कर रहा हूँ, नीडल से कर रहा हूँ, मान लो किसी धार चीज से कर रहा हूँ, तो वो हट जाएगा। अब जब मैं एसिड डालूंगा, तो वो जो पूरा प्लेट का सरफेस है, उस पूरे सरफेस पे एसिड काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लगा हुआ है। वो ग्राउंड उसको अंदर जाने नहीं देगा, मेटल के अंदर जाएगा नहीं, तो मेटल खराब नहीं होगा, तो गलेगा नहीं पूरा। लेकिन जहां जहां मैंने एस लिख दिया, वो जो एस लिखा हुआ सरफेस है, उसमें तो ग्राउंड नहीं है, तो वहां पे एसिड चला जाता है। एसिड जाने के बाद जितना टाइम रखोगे, अगर आप सुबह तक रख दो ऐसे, तो खराब हो जाए मे बी प्लेट वो। लेकिन एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम तक रखते हैं वो लोग कुछ, ताकि कुछ लिमिटेड एरिया ही वो कार्व कर जाए और बाइटिंग कर ले बेसिकली, है ना? वो जैसे तेजाब नहीं गला देता किसी चीज को, वैसे उसको मेटल को वो गला रहा होता है। तो वो एक जगह पर्टिकुलर टाइम पे उसको हटा देते हैं। तो वो क्या होता है, वो जो उन्होंने कार्व किया होता है, जो उन्होंने इनग्रेव किया होता है हमने, वो थोड़ा सा और डेप्थ आ जाता है उसके अंदर, डेप्थ आ जाता है। उसके बाद ग्राउंड को साफ करते हैं अच्छे से, कपड़े से या किसी से साफ करके, फिर उसके बाद लगाया जाता है कलर, इंक, रोलर से। अब इमेजिन करिए, वो जो पूरा उसमें ग्राउंड लगा हुआ था, जब मैं ग्राउंड हटा दिया तो वहां पे सिर्फ एस लिखा हुआ, डेप्थ के साथ एस लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं जब इंक लगाऊंगा, तो वो जो स्पेस जो खाली हुआ है, अंदर इंक जाएगा। अंदर इंक गया, अच्छे से रोल से उसको सरफेस पे लगाया, उसका कपड़ा लिया और कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया ऊपर से, सिर्फ ऊपर ऊपर से। तो अब वो क्या हुआ, जो नीचे जो एरिया खड्डा हुआ पड़ा है एस लिखा हुआ, उसमें तो इंक है, अब वो ऊपर से पूरा साफ हो गया। बस अब लिया, उसको ले गए, उसको शीट लिया, उसको वो प्रिंट रखा, उसको सारा मशीन के अंदर दिया, और वो प्रिंट निकल आता है बाहर। ये है एक सिंपल बेसिक एसिडिक टेक्निक जो हम यहाँ पे करते हैं। नॉन एसिडिक में क्या होता है, उसको एसिड में नहीं डालते, बस इतना फर्क है, और यही सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, यही वही हो रहा है, अंदर से कार्व कर रहे हैं, फिर उसी में से पेंट कलर लगाए जा रहे हैं, फिर प्रिंट ले रहे हैं। ये प्रोसेस होता है एसिडिक टेक्निक में। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन हो, प्लीज आप साथ साथ पूछ लेना। तो वो उसमें से वहां से उसको उठा के उसको डाल देते हैं। सो एसिडिक और नॉन एसिडिक में इतना सा डिफरेंस है। और ये जो अभी मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड एचिंग, नॉर्मल एचिंग। कोई प्लेट लिया और आपने करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी के अंदर कुछ अलग अलग वेरिएशंस हैं। सो बेसिकली आप जब देखोगे, एक वुडकट का प्रिंट आप देखो, लिनो कट का प्रिंट देखो, एचिंग का भी प्रिंट देखो, तो ये क्या है, ये सिलेविट जैसा आएगा, ब्लैक एकदम जेट, है ना? कलर में सिलेविट जैसा आता है बिल्कुल। सिलेविट इज समथिंग जो एक साइड से ना पूरा ब्लैक दिखता है, अगर हम शेडो वाला सेक्शन से, तो वो पूरा ब्लैक पोर्शन में दिखता है, ना कोई शेडिंग जैसा, ना कोई टोन, ना कोई कुछ, ऐसी प्लेन फ्लैट कलर्स। अब धीरे धीरे क्या होता है, नाउ वी हैव दिस एक्वाटिंट प्रोसेस। एक आया एक्वाटिंट, ये थोड़ा सा टोनल वेरिएशन लाता है। अब धीरे धीरे ये फोटोजेनिक की साइड हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक फ्लैट्स के बाद, फ्लैट कलर के बाद धीरे धीरे फोटोजेनिक होते हुए जाएंगे, जहां तक फिर हम आगे मेजोटिंट वगैरह तक पहुंचेंगे, तब तक दोनों फोटोग्राफी लगेगी आपकी प्रिंटिंग। ऐसा लगेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है। ये एक सेक्शन आ जाता है, ठीक है? इतना सा है। अब यहाँ पे देखिए, अभी इंटेग्लियो में प्लेट किसी चीज की भी हो सकती है, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, है ना, ब्रास, किसी भी तरीके का प्लेट हो सकता है। उसको नाइट्रिक एसिड में डुबाया जाता है। ये आपका एक मेन वो है, क्या बोलते हैं, क्रक, जो कि एसिड में डाल के डुबाते तो नॉन एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक टेक्निक में अगर आप लिखोगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं एसिडिक टेक्निक में, तो आप लिखेंगे एचिंग, एक्वाटेंट, एचिंग और एक्वाटेंट, ये आप लिखेंगे एसिडिक टेक्निक में। नॉन एसिडिक टेक्निक में आपके हो गया इनग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, मेजोटेंट।
ये अभी आएगा अंजलि, ये एक्वा टिंट में यूज होगा, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। सो ठीक है, एसिडिक टेक्निक में आपका एचिंग आया और एक्वा टिंट आया, और उसके बाद नॉन एसिडिक में इनग्रेविंग, ड्राई पॉइंट और मेसोटेंट, इसको अलग कैटेगरी में हमने इसको रख दो अब अलग से। नाउ अब हम आएंगे एक्वाटेंट के ऊपर। इंटेग्लियो का सबसे पहला एक प्रोसेस आप मान लीजिए, एचिंग के बाद, एचिंग का भी हमने जिक्र किया, वो एचिंग का छोटा सा। अब हम बात करते हैं एक्वाटेंट के बारे में। सो अब एक्वाटेंट में क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे कुछ कुछ इन मीडियम्स में दो तीन चीजें ऐसी होंगी, एक दो चीजें जो स्पेसिफिकली उसी में ही यूज होगा, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये ये टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी अंजलि लिखा है रेजिन पाउडर, क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज दिस रेजिन पाउडर, और इस तरीके से। तो दैट इज, तो वो है आपका एक्वाटेंट। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है। एक्वाटेंट में बेसिकली होता ये है, रेजिन पाउडर जो आप बोल रहे हैं, जो हम रेजिन पाउडर की हम बोल रहे हैं, ये होता क्या है बेसिकली। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत बार वो रेजिन से वो पूरा रेजिन कास्टिंग करते हैं और है ना बना देते हैं लिक्विड फॉर्म में, फिर वो हार्ड फॉर्म में हो जाता है। तो उसी का ही एक रॉ वर्जन है ना, रोजिन भी बोलते हैं उसको कई बार हम। रोजिन जो है वो रॉ वर्जन है रेजिन का, और रेजिन का ही और प्यूरिफाइड वर्जन है इपॉक्सी। ठीक है, EPOXY, इपॉक्सी। वो आप शॉप जब अमेजोन वगैरह पे आप जाओगे तो आपको रेजिन लिखने पे नहीं मिलता, आपको इपॉक्सी मिल जाता है। मे भी रेजिन से भी मिलता होगा, आई डोंट नो, मैंने सर्च नहीं किया। लेकिन इपॉक्सी बोलते हैं उस प्योरेस्ट, जो प्योर वर्जन को, प्यूरिफाइड होता है बेसिकली वो थोड़ा इसमें। अब इस सेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम प्रोसेस है, ग्राउंड लगाया, हम्म, उसके ऊपर उन्होंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद वो क्या करते हैं, एक डस्ट बॉक्स होता है। ठीक है, ये पहला टर्म है, डस्ट बॉक्स। ये एक तरह का ऐसा बॉक्स होता है जिसपे आ, ये कुछ ऐसे सेट करता है कि जो भी जो रेजिन पाउडर है जो आप अपने प्लेट के ऊपर बिखेरोगे, वो बिल्कुल एकदम इक्वल लेयर में प्लेट पे बैठे। और ये कैसे होता है, ये आपने देखा हो कभी, अगर आप मिट्टी को ऐसे हाथ से गिराओ, अगर सैंड रेत को उसमें किसी प्लेट में, वो आपसे इक्वल कभी नहीं बैठ सकता। लेकिन सपोज आपने मान के चलिए एक रूम है, आपने उस रूम में ना पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया एकदम हवा में, और नीचे कुछ चीज रख दिया आपने। जब वो मिट्टी सेटल होगा, तब कैसे एकदम इक्वल सेटल होगा ना, सेम चीज। वो रेजिन डस्ट बॉक्स इसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। वो डस्ट बॉक्स बेसिकली क्या करता है, वो उसमें जो रेजिन पाउडर होता है, नीचे कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जिससे वो ऐसे घुमाते हैं, और वो सारा उड़ने लग जाता है उस बॉक्स के अंदर, सारे पाउडर ऐसे हवा में हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर उसको सेटल होने देते हैं, टू अपने प्लेट को वहां पे रख के, फिर वो सेटल होता रहता है धीरे धीरे, आराम आराम से, एकदम इक्वली वहां पे रेजिन पाउडर जो है वो बैठ जाता है। सो रेजिन पाउडर का बेसिकली क्या रोल होता है, रेजिन पाउडर जो है वो केमिकली इस तरीके से रिएक्ट करता है कि यहाँ पे जो भी इमेज बन रहा है, उसमें एक टोनल वेरिएशन लेके आ जाता है। सो अब कभी आपसे क्वेश्चन आए आपको कि रेजिन पाउडर किस काम आता है एक्वाटिंट में, तो वो टोनल वेरिएशन लाने के लिए। इट वाज द फर्स्ट, जब आपको देखने को मिलेगा एक फ्लैट प्रिंट्स के बाद थोड़ा सा टोनल वेरिएशन, लाइट एंड डार्क, डेप्थ एंड लाइट, ऐसे करके थोड़ा आपको इसका आभास होना शुरू हो जाता है। सो ये उसको इस्तेमाल करते हैं वैसे करके, उसके बाद फिर जहां जहां पे डस्ट पाउडर लगाते हैं, उसके बाद फिर जहां जहां पे उनको रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे थोड़ा खराब हो गया, ठीक हो गया, वो सारा प्रोसेस होता है, फिर उसको लास्ट में एंड में हम अ, डाल देते हैं आपके नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में डाल देते हैं। अब अगेन यही सेम सारा प्रोसेस होता है, सारा वो एचिंग होता है, उसमें वो बिटिंग, बाइटिंग बोलते हैं, कहीं पे बिटिंग भी बोल देते हैं उसको। तो वो बेसिकली क्या कहता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो उसको बाइट कर रहा होता है। तो वो करते करते फिर एक टाइम बाद उसको निकालते हैं, साफ करते हैं, कलर लगाते हैं, सेम प्रिंट, और निकाल देते
ये सिंपल, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो भी हम लिखते जा रहे हैं कि करके, मे बी वुडकट लिनोकट आपने देखा हो, अगर एक्वाटिन नहीं देखा, आप लिख लीजिए कि आपको सोने से पहले भी आपने एक्वाटिन का प्रोसेस देखना है। और बहुत सारे प्रिंट मेकिंग स्टूडियोज वहां पे सामने दिखा के कर रहे होते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं, सिर्फ उसको देखना है कि वो कर क्या रहा है, और वो करने के बाद आपको दिमाग में, जहन में बैठाने की प्रोसेस क्या है उसका, बस इतना सा। राइट। सो ये इतना सा एक डिफरेंस है यहाँ पे। तो जो बॉक्स है उसको बोला जाता है डस्ट बॉक्स, और यहाँ पे वो जो डस्ट जो होता है दैट इज अ रेजिन पाउडर। सो एक्वा टिंट के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आता है हमेशा, रेजिन पाउडर कहाँ यूज होता है, डस्ट बॉक्स कहाँ यूज होता है, और ये जो डस्ट बॉक्स रेजिन पाउडर है वो किस काम आता है एक्वा टिंट में। बस यही दो तीन क्वेश्चन के आगे पीछे घूमते रहते हैं पूरे टाइम। ठीक है, और कुछ नहीं आता इससे आगे। हाँ, एक और पूछ लेंगे कि एक्वा टिंट क्या प्रोसेस है, इंटेग्लियो है, बस। डन। अब आप आओगे आप ड्राई पॉइंट, एक नया है हमारे पास अगला, एक्वा टिंट के बाद ड्राई पॉइंट। और एक्वा टिंट में गोया काम करता था, इसको याद रखेंगे आप, है ना। आपने अब क्या देखना है, देखिए जो ग्राउंड है बेसिकली, है ना, जो ग्राउंड होता है, अभी हमने जैसे बोला कि ग्राउंड, अब वो ग्राउंड होता क्या है, आपने ये दिमाग में रखना है ना, कि वो किस चीज से बनता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो बिटुमिन मैंने अभी आपको बोला, एस्फाल्टम भी बोलते हैं उसको, क्वेश्चन ये भी आता है, बिटुमिन को और क्या बोला जाता है, या फिर एस्फाल्टम का दूसरा नाम क्या है, बिटुमिन। बिटुमिन बेसिकली वो तारकोल जो होता है, जो बजरी में बिछाया जाता है रोड पे, ब्लैक कलर का जो बिल्कुल चिपकता है, उसकी बात हो रही है। और उसके साथ थोड़ा सा बी वैक्स और वो सब मिला के कुछ केमिकल ऐसे पूरा करके उसको कर देते हैं। हार्ड ग्राउंड, सॉफ्ट ग्राउंड, ये दो ग्राउंड, दो तरह के ग्राउंड होते हैं। हार्ड ग्राउंड वहां पे जहाँ पे आपको ड्राइंग करने में भी इजी हो जाए, मुश्किल होगा वो ग्राउंड, काफी हार्ड होता है। हार्ड मतलब इतना भी हार्ड नहीं कि, लेकिन ड्राइंग करने में थोड़ा सा निडल से रफ होता है। अगर आप सॉफ्ट ग्राउंड लगाते हैं तो सॉफ्ट ग्राउंड में इजीली जो है वो चल पड़ता है। सो आप ग्राउंड को जरूर आप देखेंगे कि ग्राउंड क्या होता है, उसको ग्राउंड बोला जाता है बेसिकली। प्रोसेस में आपको आ जाता है, कई बार एक्वाटिंट का प्रोसेस आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपके मान लीजिए आपको लिख दिया शफल करके डस्ट बॉक्स, फिर आपको लिख दिया ग्राउंड, फिर आपको लिख दिया एचिंग, और आगे लिख दिया बिटिंग। तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि पहले ग्राउंड होता है, फिर डस्ट बॉक्स यूज करते हैं, फिर बेटिंग होती है, और उसके बाद एचिंग, मतलब प्रिंट बेसिकली, है ना। तो ये ऐसे करके प्रोसेस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ड्राई पॉइंट में क्या है, जो ड्राई पॉइंट है बेसिकली, इसका ये अब तो मे बी थोड़ा और अलग तरह के शीट यूज करने लग गए, प्लेट, लेकिन ये जो है एक्रिलिक शीट में किया जाता था। ठीक है, एक्रिलिक शीट में। और अम, इस पे एक और चीज क्या है जो हमें देखनी है, ये ड्राई पॉइंट में नीडल का इस्तेमाल होता था। ठीक है, नीडल, क्योंकि वो एक्रिलिक शीट, आपको पता है एक्रिलिक शीट पे सुई कितनी नुकीली चीज कितने आराम से चलती है, बड़े आराम से कार वो हो जाता है उसमें, है ना। सो यहाँ पे नीडल का इस्तेमाल होता था। ठीक है, नीडल का इस्तेमाल, सेम प्लेट वही काम कर रहा है। और ड्राई पॉइंट जो है वो एसिडिक नहीं है, नॉन एसिडिक है ड्राई पॉइंट, है ना, अभी लिखा था हमने उसमें। अब ड्राई पॉइंट में हम क्या करते हैं, सेम चीज, ग्राउंड लगाते हैं, ड्रॉ करते हैं, वॉश करते हैं, कलर लगाया, और फिर जो है रोलर से, फिर उसके बाद प्रिंट ले लिया। लेकिन यहाँ पे फर्क इतना सा है कि एक्रिलिक शीट यूज होती है, दूसरी चीज नीडल यूज होता है। ठीक है, नीडल यूज होता है, जो कि उसका टिप जो होता है वो डायमंड शेप होता है। तो बस नीडल लिख लो, ड्राई पॉइंट में नीडल यूज होता है। और अगली चीज एक्रिलिक शीट, इसके अलावा एक और टूल यूज होता है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिसको बोला जाता है रोलेट। रोलेट बेसिकली टेक्सचर डालने के लिए टूल्स होते हैं।
ठीक है, ये है रॉलेट। अब देख सकते हैं उसका टिप कितना ऐसे टेक्सचर्ड है। तो ये चलाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा ऐसे शीट के ऊपर, वो टेक्सचर लाने के लिए। सो ड्राई पॉइंट में हमारे पास एक रॉलेट, नीडल और एक्रिलिक शीट, ये तीन चीजें ड्राई पॉइंट का प्रोसेस है। इसके भी प्रोसेस को आप जरूर देखेंगे। ठीक है। एक्रिलिक शीट को प्लेक्सी ग्लास भी बोला जाता है। प्लेक्सी ग्लास, PLEXIGLASS। पूछा नहीं गया है बट कभी चांसेस हैं पूछ सकते हैं। प्लेक्सी ग्लास। और नीडल के लिए आप लिखेंगे था डायमंड शेप नीडल। ठीक है, डायमंड शेप नीडल। उसका जो टिप होता है वो ऐसा, बेसिकली डायमंड शेप तो क्या ही होता है, जैसे हम एक पेंसिल को जब आप शार्पनर से छीलते हो तो नीचे से ऐसा आता है ना, ऐसा शेप होता है। बस उसी को डायमंड शेप बोल दिया है। 1 मिनट लेफ्ट, इसको हम एंड करते हैं एंड मेसोटेंट अगले वाले में स्टार्ट करते हैं।